गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गतिमान विद्युत वाहक बल को डिस्कशन किया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन ने और देखे और ये अपन ने देखा कि चालक छड़ की ध्रुवता कैसी होगी या उसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, चालक छड़ का कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा निगेटिव होगा। और फिर अपन ने देखा कि 4 स्पेशल केसेस अपन ने देखे। आगे अपन देखो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, और इस क्वेश्चन को बच्चों अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने का दूसरा मेथड है। एक तरह से ये मेरे पास L भुजा की एक वर्गाकार कुंडली है और इसे तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र में तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कराई जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वो क्या है बच्चों, b है। अब देखो बच्चों, चैप्टर के शुरू में ही अपन ने एक तो ये देखा था कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब ये कुंडली गति कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र सीमित नहीं है, असीमित चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस केस में निश्चित है कि इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होगा। निश्चित है कुंडली में विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होगा, और जब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा तो इस कुंडली में नेट प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 आना चाहिए। दूसरा, फिर ध्यान दें बच्चों, जैसे अपने पास एक चालक छड़ है या चालक तार है और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और यदि मान लो मैं इसको मोड़ते हुए एक बंद लूप बना दूं तो उसकी सदिश लंबाई अर्थात दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी आ गई, 0, और सदिश लंबाई 0 होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0। तो ये दूसरा मेथड, क्योंकि E बराबर होता है V क्रॉस B डॉट L वेक्टर होता है बच्चों, सदिश लंबाई ली जाएगी और जब तार को मोड़कर मैंने पूरा एक लूप बना दिया तो उसकी सदिश लंबाई क्या होगी, 0, और सदिश लंबाई 0 होने के कारण फिर से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0। तो ये 2 मेथड अपन देख चुके। तीसरा मेथड अभी अपन देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए तीसरा मेथड देख रहे हैं, और वो क्या मेथड है एक बात थोड़ा सा ध्यान दे लें। आपको पता है बच्चों, ये जो लूप है इसको मैं 4 चालकों से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं, जिसमें प्रत्येक की लंबाई क्या है, L है। फिलहाल मैं इस चालक के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। चाहे तो इसका नाम अपन दे लेते हैं P, Q, R और S। ये जो PQ छड़ है, मैं ये कह सकता हूं ये PQ छड़ नियत वेग v से दाईं ओर गति कर रही है, तो निश्चित रूप से इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और किधर होगा, इसकी ध्रुवता ऐसी होगी कि P सिरा निगेटिव और Q सिरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये एक सेल की भांति व्यवहार करेगा जिसका विद्युत वाहक बल E1 होगा, और ये क्या बनेगा बच्चों, VBL। अब बात अपन करते हैं QR छड़ के लिए। किसके लिए, QR छड़ के लिए। लेकिन QR में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लंबाई और वेग एक दूसरे के समांतर हो गए, इसलिए बच्चों E2 की जो वैल्यू होगी वो निश्चित क्या होगी, 0 होगी। यानी इस QR छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0। बात आगे अपन बात करते हैं RS छड़ की। RS छड़ सेम वैसे की वैसे है जैसे PQ छड़ है, और इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और वही होगा, इसको E3 कहेंगे, और ये होगा VBL, और उसकी पोलैरिटी वैसी होगी। और ये जो E4 है, इस SP जो छड़ है उसमें E4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। अब आपको ये पता है बच्चों कि इस लूप के लिए अगर कंप्लीट देखें तो ये 2 सेल हो गए, इसका विद्युत वाहक बल 0 है, इसका विद्युत वाहक बल 0 है। अब ये 2 सेल बचे, और ये दोनों सेल कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि धारा का विभाजन नहीं हो रहा। तो श्योर है कि ये दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में समान ध्रुवता के टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए बच्चों नेट विद्युत वाहक बल E जो होगा वो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होगा।
वो डिपेंड करता है कि E1 बड़ा है E2 बड़ा है, लेकिन यहां तो E1 और E2 दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं, और E1 माइनस E2 करेंगे तो ये बनेगा VBL माइनस VBL, और नेट विद्युत वाहक बल का मान क्या हो गया, 0। तो ये बच्चों तीसरा मेथड हुआ कि यदि अपन किसी भी आकृति की कोई कुंडली है, चाहे वर्गाकार कुंडली है, चाहे वृत्ताकार कुंडली है, और उसको यदि अपन समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो उसमें कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहां एक बात बच्चों ध्यान देने की है कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक बिंदु M है और ये मेरे पास दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, N है। एक बिंदु ये मेरे पास M है और दूसरा जो बिंदु है N है, तो M और N बिंदुओं के मध्य अगर आपको विभवांतर पूछ ले तो M और N बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, M से स्टार्ट करके आप N तक जाएंगे किरचॉफ नियम लगाते हुए। आपको पता है ये निगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव। सपोज करो M का विभव जो है वो Vm है, आप इधर आए तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल नेगेटिव होगा, तो ये माइनस VBL, और ये आप पहुंच गए N बिंदु पे तो Vn के बराबर होगा, और Vm माइनस Vn जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, VBL के बराबर हो जाएगा। Vm माइनस Vn जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, VBL के बराबर हो जाएगा। M और N बिंदुओं के मध्य विभवांतर VBL के बराबर हो जाएगा। अगर आपको यह कहा जाए कि M और N के मध्य तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो वो भी कितना आएगा, VBL, क्योंकि इन बिंदुओं के लिए दोनों सेल अब समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, और यदि समान विद्युत वाहक बल के सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल भी समान होता है, चाहे उनका आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी क्यों न हो। ये आपने सेलों के श्रेणी क्रम में खूब पढ़ा है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक तार को अपन ने क्या किया, चित्रानुसार आकृति में मोड़ दिया। ये P है और ये Q सिरा है। प्रत्येक की जो लंबाई है वो L है, इसकी लंबाई भी L है, ये लंबाई भी L है, और ये लंबाई भी L है, और इसे तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है, और इसे V वेग से दाईं ओर गति करवाई जा रही है। क्या किया जा रहा है, इसे तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से दाईं ओर गति करवाई जा रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान देना, आपको यह पता है, ध्यान दें, इस छड़ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, इसमें 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, इसमें प्रेरित होगा, इसमें प्रेरित होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान दें, निश्चित रूप से ऐसा बनेगा, ये एक सेल बनेगा जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा VBL, ये बनेगा P, इसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, और इस भुजा में सेम ऐसे कैसे विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, इसमें भी सेम ऐसे कैसे विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और नीचे भी यही विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये Q सिरा है, ये भी अपने पास VBL है, ये भी VBL है, और ये भी VBL है। क्यों, क्योंकि प्रेरित धारा की जो दिशा है वो हमेशा किधर जाएगी, चुंबकीय नीचे से ऊपर की ओर। तो ये इसकी पोलैरिटी भी ऐसी होगी, इसकी भी ऐसी होगी, इसकी भी होगी, और इसकी भी ऐसी होगी, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के लंबवत किधर है, नीचे की ओर है, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों ये दोनों सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य विद्युत वाहक बल समान रहेगा। इसलिए मैं फाइनली इसको फिर ऐसे कह सकता हूं कि ये VBL, इन दोनों का नेट VBL, और ये भी क्या बनेगा, VBL। ये VBL बना, ये भी VBL, और ये भी E बराबर VBL। ये सिरा P है और ये सिरा Q है, ठीक है। अब आप P सिरे से स्टार्ट करके Q सिरे की ओर जाएंगे तो क्या बनेगा, VP माइनस VBL माइनस VBL माइनस VBL बराबर VQ, या VP माइनस VQ जो है वो बनेगा 3VBL। P और Q के मध्य जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर बनेगा बच्चों, 3VBL के
बराबर बन जाए। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है और P से लेकर Q तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन अपन फिर देख रहे हैं। ये बच्चों अपने पास एक चालक सतह है और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। ये मेरे पास एक वलय है जिसकी त्रिज्या 2r है और दूसरी जो वलय है इसकी त्रिज्या r है। ये 2r त्रिज्या की वलय इधर 2v वेग से गति कर रही है और v त्रिज्या की वलय इधर v वेग से गति कर रही है। तो इस वलय के ऊपरी ये जो बिंदु P और Q हैं, इनके बीच में मेरे को विभवांतर चाहिए, अर्थात Vp माइनस VQ का मान क्या होगा ये मेरे को चाहिए। Vp माइनस VQ अर्थात बिंदु P और Q के मध्य विभवांतर क्या होगा ये अपन को चाहिए। क्लियर है? अब बच्चों आपको ये पता है कि ये जो अर्धवृत्ताकार लूप है, ध्यान दें एक बार, इस अर्धवृत्ताकार लूप को चाहे इधर वाली हो चाहे इधर वाली हो, इसको 4r लंबाई की छड़ माना जा सकता है और इसी टाइप से राइट वाली को भी 4r लंबाई की छड़ माना जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास P बिंदु है और ये इधर इसको मैं 4r लंबाई की छड़ मान सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं क्या कह सकता हूं, 2r लंबाई की छड़ मान सकता हूं। ये P बिंदु हो गया और ये Q बिंदु हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है और ये इधर गति कर रहा है 2v वेग से और ये इधर गति कर रही है v वेग से। क्लियर? अब ध्यान दो, निश्चित रूप से इसमें जो विद्युत वाह बल प्रेरित होगा उसकी क्या पोलरिटी होगी ये देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, गति दाईं ओर, तो प्रेरित विद्युत वाह बल, प्रेरित धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। अर्थात ये एक ऐसा सेल बनेगा कि नीचे का टर्मिनल निगेटिव और ऊपर का पॉजिटिव होगा और इसका विद्युत वाह बल जो E1 होगा वो VB इंटू क्या होगा अपने पास, V की जगह 2V, B इंटू 4R, मीन्स कुल मिला के ये बना 8VB इंटू R। E1 जो बना वो 8VB इंटू R बना। अब देखो बच्चों इस छड़ के लिए देखें तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, गति दाईं ओर है, तो प्रेरित धारा ऊपर से नीचे बहेगी। इसका मतलब ये नीचे वाला ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा बनेगा और ये जो E2 बनेगा वो कितना बनेगा, VB इंटू 2R, मीन्स कुल मिला के 2VBR। क्या बनेगा, नीचे वाला बनेगा 2VBR और बिंदु P और Q के मध्य आपको विभवांतर चाहिए तो P बिंदु से स्टार्ट करो तो ये बनेगा VP, P से स्टार्ट करके आपको Q तक जाना है तो VP माइनस 8VBR माइनस 2VBR बराबर बनेगा VQ। VP माइनस 8VBR माइनस 2VBR बराबर VQ या Vp माइनस VQ जो बनेगा वो बनेगा 10 इंटू VBR। अर्थात बिंदु P तथा Q के जो मध्य विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, 10 VBR के बराबर होगा। तो बच्चों ये अपन ने देखा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको अपन गतिमान विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और इस पर आधारित अपन ने क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल।
समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो बच्चों अपन ये देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक L लंबाई की चालक छड़ है जो एक सिरे के सापेक्ष, ये L लंबाई की चालक छड़ है। ठीक है, सपोज करो ये इसका P सिरा है और ये इसका Q सिरा है, या ऐसे मान लो इसको O मान लेते हैं और ये इसका A सिरा है, और इसकी जो लंबाई है वो L है, और ये तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है? ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कोई भी छड़ चुंबक के क्षेत्र में स्थानांतरण गति करेगी, लेकिन जब ये छड़ घूर्णन गति करती है तो इसके अलग अलग अल्पांशों का रेखीय वेग अलग अलग होता है। जैसे अपन कहते हैं E बराबर VBL, लेकिन इसके अलग अलग अल्पांशों का, जैसे स्थानांतरण गति जब छड़ गति कर रही थी तो उसके प्रत्येक अल्पांश का वेग समान था और वो कितना था? V था। लेकिन जब ये छड़ घूर्णन गति कर रही है तो आपको पता है अलग अलग अल्पांश की जैसे जैसे घूर्णन अक्ष से दूर जाएंगे तो उसका रेखीय वेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि V बराबर होता है ओमेगा इंटू R। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक मैं dx लंबाई का अल्पांश लेता हूं। यहां O बिंदु से x दूरी पर मैं क्या करता हूं, एक dx लंबाई का अल्पांश लेता हूं। अब आपको यह पता है कि ये x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करेगा और उसके वेग की डायरेक्शन किधर होगी? उस पर खींची गई स्पर्शरेखा के अनुदिश होगी। तो आपको यह पता चल गया, मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो दिशा, मैं ये कहता हूं कि ये अल्पांश जो है इसे x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, तो इसके वेग की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? ऊपर की ओर होगी। ये एक तरह से इस अल्पांश का वेग आएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है? अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, गति ऊपर की ओर है, तो प्रेरित धारा किधर बहेगी? ए से ओ की ओर। इसका मतलब यह हुआ कि इसका ए सिरा जो निगेटिव होगा और ओ सिरा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो पहली बात तो ये जो चालक छड़ ओए है, इसके सिरों की ध्रुवता देखें तो ए सिरा नेगेटिव होगा और बी सिरा पॉजिटिव होगा, और इस dx लंबाई के अल्पांश, dx लंबाई के अल्पांश के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, dx लंबाई के अल्पांश के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल dE जो होगा वो बनेगा VB इंटू dx, और V की जगह कहेंगे ओमेगा x इंटू बी इंटू डी एक्स, और ये बन जाएगा ओमेगा B इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अतः छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल, अतः छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल E जो बनेगा वो बराबर रहेगा इंटीग्रेशन ओमेगा बी एक्स इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक? 0 से लेकर L तक।
और ये बनेगा ओमेगा बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, समाकलन करेंगे ये बनेगा x²/2 और ये बनेगा 0 से लेकर l तक, और ये बनेगा ओमेगा b/2 इंटू l², और E बराबर बन गया हाफ बी ओमेगा इंटू l²। ये बना अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अपन चाहें तो थोड़ा सा इसका और चेंज कर सकते हैं, E बराबर हाफ बी ओमेगा की जगह पर कहेंगे 2 पाई इंटू एफ और इंटू l²। अब बच्चों पाई इंटू l² इस वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा, इसलिए मैं 2 से 2 कैंसिल हो गया और मैं कह सकता हूं बी ए इंटू एफ। वैसे जनरली इस फॉर्म में ये ज़्यादा काम में आता है, और E बराबर हो जाएगा हाफ बी ओमेगा इंटू l²। ये है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देना बच्चों। ये मेरे पास 2l लंबाई की एक छड़ है, ये इसका सेंटर O है, ये अपने पास ये इसकी लंबाई l है और ये भी इसकी लंबाई l है, और ये O बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में घूर्णन गति कर रही है। ये इसका P सिरा है और ये इसका Q सिरा है, तो आपको VP माइनस VQ चाहिए। इस छड़ के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा ये चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, जब ये छड़ इस टाइप से घूर्णन गति कर रही है तो निश्चित रूप से इसके जो बाईं ओर का भाग है उसका वेग जो आएगा वो नीचे की ओर आएगा, तो दाईं ओर वाले का जो वेग है वो किधर आएगा बच्चों, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बाईं ओर की छड़ जो बनेगी वो भी एक सेल की भांति व्यवहार करेगी, और किस टाइप की ध्रुवता बनेगी ये आपको देखना है। ये P सिरा है और ये Q सिरा है, इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, ध्यान दें। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, गति नीचे की ओर है, तो प्रेरित धारा P से O की ओर बहेगी, और P से O की ओर बहेगी, इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, और जो विद्युत वाहक बल E1 होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ बी इंटू ओमेगा इंटू l²। अब बच्चों इसके दाएं आधे भाग के बारे में देखें। चुंबकीय क्षेत्र इधर, गति इधर है, तो निश्चित है कि जो प्रेरित धारा इधर बहेगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और E2 जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, हाफ बी ओमेगा इंटू l²। अब P और Q के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, P से स्टार्ट करके आप Q तक जाएंगे और ये कहेंगे VP प्लस हाफ बी ओमेगा l²। सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव माना जाता है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने पर नेगेटिव माना जाता है। हाफ बी ओमेगा l² बराबर बनेगा VQ, और ये हो गया कैंसिल, या VP माइनस VQ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। मीन्स P और Q के मध्य जो विभवांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब अपन देखते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चकती की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
वृत्ताकार चकती की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चकती की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो बच्चों, अब ये अपने पास कैपिटल आर त्रिज्या की एक चकती है और ये तल के लंबवत और अंदर की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में ज्यामिति x के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। अब इसमें बच्चों कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। आपको यह पता है कि इस चकती को, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर त्रिज्या की कई छड़ों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इस चकती को कैपिटल आर लंबाई की कई छड़ों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। यानी चकती के केंद्र और परिधि के बीच में छड़ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, आर होगी। और आपको ये पता है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया, इस छड़ का इधर वाला सिरा नेगेटिव बनेगा और इधर वाला सिरा पॉजिटिव बनेगा। मींस ये जो प्रत्येक छड़ है वो किसका कार्य करेगी, एक सेल का कार्य करेगी। और प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। अब जैसे दूसरी छड़ ये बनेगी, इसका भी यही, इसका ये सिरा नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, दूसरी ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे मैं कई छड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं। अब बच्चों आपको पता है कि प्रत्येक छड़ जो बनेगी एक सेल की भांति व्यवहार करेगी और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल समान होगा। और आपको पता है कि इन सेलों के सभी के, जैसे इसका विद्युत वाहक बल ई है तो इसका भी ई होगा, इसका ई है तो इसका भी ई होगा। समझ में आ रहा है? अब आपको पता है कि ये सभी सेलों के धन टर्मिनल परिधि पे जुड़े हुए हैं और सभी के ऋण टर्मिनल परिधि पे जुड़े हुए हैं और धन टर्मिनल कहां पे जुड़े हुए हैं, केंद्र पे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये सभी सेल कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्योंकि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में ऐसा ही तो होता है, उन सभी के पॉजिटिव यानी समान ध्रुवता के टर्मिनल अगर एक जगह जुड़े हों तो वो सेलों का कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि धन टर्मिनल जो है वो एक बिंदु पे जुड़े हुए हैं और ऋण टर्मिनल एक बिंदु पे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे सेल कौन से क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में जुड़े होंगे। और आपको ये पता है कि यदि समान विद्युत वाहक बल के सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल भी समान होता है। ये सेलों की संख्या तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अगर दो सेल समांतर क्रम में जुड़े तो भी तुल्य विद्युत, अगर प्रत्येक ई विद्युत वाहक बल के सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दो सेल जुड़े हुए तो भी तुल्य विद्युत वाहक बल ई होगा, 3 जुड़े हुए हैं तो भी ई होगा, 50 जुड़े हुए हैं तो भी ई होगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि इस केस में चकती के केंद्र और परिधि के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो ई बराबर होगा हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बच्चों? तो ये हुआ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चकती की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको देना है, पहले वाले आर्टिकल का यूज करते हुए आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देना है। अब बच्चों देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बार बार ये पूछा भी जाता है और शायद हर गाइड और सीट में ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है बच्चों? ये मेरे पास एक साइकिल का पहिया है, ये एक क्षैतिज सड़क पर लुढ़क रहा है, ठीक है। ये इसकी धुरी है और ये इसकी रिम है। कौन सी? ये तो क्या है, इसकी रिम है और ये इसकी धुरी है, ठीक है। और ये इसके बीच में आपको पता है ये स्पॉक्स हैं, ताड़ियां हैं। ये क्या है? स्पॉक्स। इनको अपन बोलते हैं अरे स्पॉक्स। ये ताड़ी है जिसको अपन साधारण भाषा में तो बोलते हैं ताड़ी और वैसे पर क्या बोलते हैं, अरे या स्पॉक्स, ठीक है। अब जब ये यहां पर सपोज करो किसी कोणीय वेग से लुढ़क रहा है तो ये कहता है कि इसकी धुरी तथा रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है। क्या कहा गया आपको? धुरी तथा रिम के मध्य
धुरी तथा रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो E है। यदि, अब इस टाइम कब है ये, जब इसमें अणुओं की संख्या 4 है, इनमें ताड़ियों की संख्या कितनी है, 4 है। यदि अणुओं की संख्या 32 कर दी जाए तो अब धुरी तथा रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। धुरी तथा रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल E है। कब, जब इसमें 4 ताड़ियां हैं और समान कोणीय वेग से वापस से लुढ़कता है। तो अब कितना हो जाएगा जब ताड़ियों की संख्या बढ़ाकर 32 कर दे। मैंने आपको पहले बताया सेम ये वैसा का वैसा क्वेश्चन बनेगा। प्रत्येक ताड़ी जो बनेगी या अर जो बनेगी, अरे जो है वो प्रत्येक अरे जो है या स्पॉक्स जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगी, एक सेल की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है, तो पहले 4 सेल बन रहे थे तो भी तुल्य विद्युत, अगर ई के 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े तो तुल्य विद्युत बल ई था। अब 4 की जगह कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, तो भी तुल्य विद्युत बल ई ही रहेगा। इसलिए इस केस में भी प्रेरित विद्युत बल का मान क्या आएगा बच्चों, ई ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस केस में प्रत्येक ताड़ी जो होगी एक सेल की भांति व्यवहार करेगी और सभी जो सेल समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो समांतर क्रम में समान विद्युत बल के सेल जुड़े हों तो तुल्य विद्युत बल समान रहेगा, चाहे सेलों की संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चक्ति की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब अपन ये एक चीज और देखते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये अपन देखते हैं ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, देखो बच्चों अपने पास ये 2 चुंबकीय ध्रुवखंड हैं N और S। इनसे उत्पन्न समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ये एक आयताकार कुंडली है अपने पास। जो इस वाई वाई डैश अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है और इसके ये जो दोनों सिरे हैं इनसे यहां पे सर्पी वलय लगा देते हैं अपन। कार्बन ब्रुश B1 और ये B2 जो स्थिर होती हैं और ये जो सर्पी वलय होती हैं इस कुंडली के साथ साथ घूमती हैं। ठीक है, और यहां B1 और B2 के बीच में क्या किया जाता है, एक लोड लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक लोड लगा दिया जाता है।
सपोज करो कि किसी समय चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और कुंडली के सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर के बीच में जो कोण है वो थीटा है, और थीटा की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होगी, ओमेगा इंटू टी के बराबर होगी। तो बताओ बच्चों, इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, आपको यह पता है फाइव बी बराबर क्या होगा, बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, और ये बराबर होगा बी ए इंटू कोस थीटा की जगह अपन रखेंगे ओमेगा इंटू टी। भाई आपको पता है ओमेगा इजिकल टू थीटा अपॉन टी होता है, तो थीटा की जगह ओमेगा टी कहेंगे। अब यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो कुल चुंबकीय फ्लक्स फाइव ई जो होगा, इसको फाइव ई डैश कह देता हूं, और कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाइव ई वो बराबर हो जाएगा एन इंटू बी इंटू ए इंटू कोश ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकालें? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर बनेगा माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। फैराडे का नियम लगाएंगे और इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस एन बी ए, और ये बनेगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एन ओमेगा ए बी इंटू साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, यदि मैं इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ ग्राफ खींचता हूं तो वैसा ही होगा जैसा कोस का वक्र होगा, ऊपर से चलेगा और ऐसा वक्र आएगा। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल का अगर मैं समय के साथ वक्र खींचूंगा ई वर्सेस टी, तो वैसा ही वक्र होगा जैसे साइन का वक्र है, और ये साइन का वक्र ऐसा आएगा। यहां पर बच्चों ये जो संख्या बार गुणा हो रही है इसको मैं ई नोट से डिनोट करूंगा, ई नोट साइन ओमेगा टी, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। जहां ध्यान दें, जहां ई नोट जो है वो एन ओमेगा ए बी है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान या आयाम, या इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखें, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दें, इस चीज पे फोकस करें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान या अधिकतम मान या आयाम का मान क्या होगा। और याद रखने का तरीका, नवाब याद रखें, ओमेगा को डब्ल्यू मान लें, नवाब ई नोट बराबर एन ओमेगा ए बी, ये याद रखें, शिखर मान बार बार पूछा जाता है। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि निश्चित रूप से इसमें कोश आ रहा है और इसमें साइन आ रहा है, तो क्या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच में कला संबंध क्या होगा? अब आपको पता है कोस वाला साइन वाले से पाई बाई 2 आगे होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स फाइव ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई से पाई बाई 2 कला आगे होगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि चुंबकीय फ्लक्स फाइव ई, चुंबकीय फ्लक्स फाइव ई प्रेरित विद्युत वाहक बल ई से पाई बाई 2 कला आगे होगा। मीन्स चुंबकीय फ्लक्स और ई में कलांतर पाई बाई 2 का होगा। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बार बार पूछ रहा है। दूसरी लाइन, आपको पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान व दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती प्रकृति का होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसा होगा? अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होगा। क्यों होगा?
क्योंकि इसका मान व दिशा दोनों समय के साथ बदल रहे हैं, इसलिए कैसा होगा, प्रत्यावर्ती होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।